अगर आप वैकेशन पे कहीं जा रहे हो जैसे कि जापान और जर्मनी और वहाँ के लोकल लैंग्वेज के बारे में आपको कोई भी आइडिया नहीं है, वहाँ के रास्ते के बारे में आपको आइडिया नहीं है, कैसा होगा अगर आप अपने ब्रेन पे ही वहाँ के मैप्स और लोकल लैंग्वेज डाउनलोड करके उनके इस्तेमाल से अपना वैकेशंस एंजॉय कर सको। कैसा रहेगा अगर आप अपने मेमोरी कार्ड्स की जगह ब्रेन में ही अपना पूरा ट्रिप रिकॉर्ड करके बाद में उसे रिप्ले कर सको अपने हिसाब से। ये सब सुनने में बहुत अजीब लग रहा है, पर ये बहुत जल्दी पॉसिबल होने वाला है न्यूरालिंक कंपनी के ज़रिए। So what's up Izzet family, welcome back to Izzet series, welcome back to another episode of really into the era of AI with a new and fresh detail analysis about Neuralink. So जिन लोग को Neuralink के बारे में कुछ भी नहीं पता, उन लोग को मैं एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ। न्यूरालिंक कॉरपोरेशन 2016 साल में एस्टैब्लिश हुआ एक अमेरिकन न्यूरो टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसको फाउंड किया गया था मिस्टर इलॉन मस्क के द्वारा, जो कि एक इंजीनियर, इंडस्ट्रियल डिज़ाइनर, एंटरप्रेन्योर और फिलैंथ्रोपिस्ट है। उनका खुद का बहुत सारे कंपनीज है जैसे कि स्पेसएक्स, टेस्ला, द बोरिंग कंपनी एटसेट्रा। और उनके बाकी सारे कंपनीज की तरह ही न्यूरालिंक भी एक न्यूरो टेक्नोलॉजी कंपनी है जो कि मेनली फोकस करता है ब्रेन मशीन इंटरफेस यानी कि BMI कंस्ट्रक्ट करने में। और आने वाले समय में यही कंपनी आपके ब्रेन के लिए ऐसे चिप्स बनाएंगे जिससे कि आप अपने ब्रेन को इस्तेमाल करके हर एक चीज़ कर सको जो कि आज के समय में एक आम मनुष्य के ज़रिए करना नामुमकिन है। सो व्हाट इज़ BMI? ब्रेन मशीन इंटरफेस। BMI कंसिस्ट करता है सिर्फ 2 एलिमेंट्स, ब्रेन और मशीन। BMI के फंक्शनिंग के बारे में जानने के लिए आपको ह्यूमन ब्रेन कैसे काम करता है वो जानना पड़ेगा। हमारा ब्रेन बना होता है न्यूरॉन्स के ज़रिए। ये न्यूरॉन्स अपने आप में कनेक्शन फॉर्म करते हैं और एक के साथ एक कनेक्शन करते हैं थ्रू साइनेप्सिस। ये साइनेप्सिस ही न्यूरॉन्स के बीच में वो कनेक्शन पॉइंट्स है जिससे न्यूरॉन्स कम्युनिकेट करते हैं केमिकल सिग्नल्स को यूज़ करके, जिसको न्यूरोट्रांसमीटर भी कहा जाता है। आप में जितने भी सेंसेस है, बेसिकली जितने भी आप में फीलिंग्स है या फिर जो भी आप एक्सपीरियंस करते हो, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ न्यूरॉन्स फायरिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। इसको एक्शन पोटेंशियल भी कहा जाता है। जब भी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है, न्यूरॉन्स के जरिए इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होता है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स पे जाते हैं थ्रू साइनेप्सिस। अब इस टोटल प्रोसेस को 1000 बिलियन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उतने अमाउंट का न्यूरॉन्स एक ह्यूमन ब्रेन में रहता है। इलेक्ट्रोड्स जो कि मेडिकल प्रैक्टिसेस में यूज होते हैं आपके ब्रेन एक्टिविटीज को स्टडी करने के लिए। अगर ये इलेक्ट्रोड्स को ब्रेन के न्यूरॉन्स के बहुत करीब रखा जाए तो एक्शन पोटेंशियल जो रिलीज होते हैं न्यूरॉन्स के जरिए उन्हें डिटेक्ट किया जा सकता है और ट्रांसफर भी किया जा सकता है एक मशीन में जो कि ब्रेन का डेटा को रिकॉर्ड और मेजर कर सकता है। इसी प्रोसेस को यूज करके न्यूरालिंक एडवांटेज प्रोवाइड करना चाहता है आम इंसान को। ह्यूमन ब्रेन बेसिकली कंसिस्ट करता है 2 सिस्टम के, एक लिम्बिक सिस्टम, दूसरा कॉर्टेक्स। लिम्बिक सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है आपके बेसिक इमोशंस के लिए, आपके सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स के लिए। ऑन दी अदर हैंड कॉर्टेक्स रिस्पॉन्सिबल है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के लिए और क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स के लिए। यही वो जगह है जहाँ पर आपका कॉन्शियसनेस एग्जिस्ट करता है। बेसिकली न्यूरालिंक इन दोनों सिस्टम के बीच में एक थर्ड लेयर इंप्लीमेंट करना चाहता है और इससे ह्यूमन ब्रेन्स की कैपेबिलिटी 1000 टाइम्स मैग्नीट्यूड तक बढ़ जाएगी। यहाँ पर असल मकसद है नंबर ऑफ न्यूरॉन्स को बढ़ाना जिनको हम लोगों का ब्रेन रेगुलर बेसिस पे एक्सेस नहीं करता। बेसिकली ये होने के बाद आप कुछ ज़्यादा चीज़ें रिमेंबर कर सकोगे या फिर ब्रेन के उन पार्ट्स में एक्सेस रीगेन कर सकोगे जो कि अभी इनएक्टिव हो चुके हैं। बट वाई डू वी नीड इट इन द फर्स्ट प्लेस? बेसिकली मोस्ट केसेस में ये एक ब्रेन इशू है, मेनली बैंडविड्थ इशू, एक स्पीड इशू, एक एनर्जी इशू। मतलब ब्रेन के न्यूरॉन्स कितनी जल्दी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं, कितनी तेजी से इंफॉर्मेशन को इनपुट ले सकते हैं या फिर आउटपुट दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको कुछ लिखना हो तो आपको अपना हाथों से लिखना पड़ेगा, या अगर आपको सबके सामने स्पीच देना है तो माइक के सामने बोलना पड़ेगा। सो इट्स अ लॉन्ग प्रोसीड्यूर अगर आप टेक्निकली देखें तो। और अगर आपको कुछ सीखना है, कोई भी कोर्स हो या फिर कोई भी टेक्निकल स्किल, उसे सीखने में आपको दिन, महीने या फिर सालों लग जाएंगे। अगर ह्यूमन ब्रेन का इनपुट और आउटपुट लेने का कैपेबिलिटी और इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करने का कैपेबिलिटी इंक्रीज हो जाए तो बहुत कम समय में हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं विथ मच लेस फिजिकल एफर्ट्स। न्यूरालिंक इधर ये मिडिल का प्रोसेसिंग जो इनपुट और आउटपुट पार्ट के बीच में आता है उसे कट ऑफ करना चाहता है और इसके लिए उन्होंने अपना एक BMI चिप निकाली है जिसके ज़रिए सब कुछ पॉसिबल हो सकता है। डोंट वरी, ये कंपनी आपके दिमाग के अंदर कोई भी CPU बिल्ड करने नहीं वाले। इनका एक एक चिप जो है वो बहुत ही छोटा है, अप्रॉक्सीमेटली 4x4 mm विद 1000 इलेक्ट्रोड्स इन ईच चिप। ऐसे बहुत सारे चिप्स को यूज़ करके ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स में लगा के ब्रेन एक्टिविटीज़ को मॉनिटर किया जा सकता है।
न्यूरालिंक का पहला चिप और करंट चिप के डिज़ाइन में सिर्फ थोड़ा सा फ़र्क है। पहले चिप के साथ एक एक्स्ट्रा डिवाइस लगाना पड़ता था जो कि आपके कान के साइड में रहता था, बट वो अभी करंट चिप में नहीं है। यहाँ पर आप डिज़ाइंस देख सकते हैं। इलॉन मस्क जो कि इस कंपनी के फाउंडर और सीईओ है, उनका ये मानना है कि आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना एडवांस हो जाएगा कि ह्यूमंस के दिमाग उनके सामने फीका पड़ जाएगा और हो सकता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही ह्यूमंस को कंट्रोल करना शुरू कर दे। और इसके लिए हमें सख्त ज़रूरत है कि हम अपने ब्रेन्स को ही सुपर कंप्यूटर में बदल दें, और इसको पॉसिबल करने के लिए न्यूरालिंक्स अपने डिवाइसेस को अपग्रेड करते रहेंगे। खैर, अभी तक इस चिप का एक्सपेरिमेंट सिर्फ एक पिक पर किया गया है। ह्यूमन ट्रायल्स के लिए FDA का अप्रूवल बहुत ही ज़रूरी है, जिसके लिए कुछ साल टाइम और लगेगा, पहले मेडिकल पर्पसेस के लिए और फिर बाद में जनरल पब्लिक यूज़ के लिए। आपको ये जान के हैरानी होगी कि BMI चिप के अंदर इतने कैपेबिलिटीज़ रहते हैं कि उनसे वाइड रेंज ऑफ मेडिकल डिसऑर्डर्स ठीक किया जा सकता है। सिर्फ 256 इलेक्ट्रोड्स यानी कि 1/4 ऑफ द टोटल इलेक्ट्रोड जो कि न्यूरालिंक प्लान कर रहा है, 256 इलेक्ट्रोड्स के जरिए ह्यूमन बहुत कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि रोबोटिक लिम्स, कंप्यूटर कर्सर या फिर स्पीच सिंथेसाइजर्स। अब आप ये समझ ही सकते हो कि 1000 इलेक्ट्रोड्स वाला एक BMI चिप यूज़ करके कितना कुछ किया जा सकता है। पर ये उतना भी इजी नहीं है किसी के दिमाग में ऑपरेशन करके एक चिप इम्प्लांट कर देना। करंटली बेस्ट FDA अप्रूव BMI चिप यूज़ किया जाता है पार्किंसंस पेशेंट के लिए, जिसमें सिर्फ 10 इलेक्ट्रोड्स रहते हैं। ऑन दी अदर हैंड न्यूरालिंक का जो BMI है वो 1000 गुना ज़्यादा पोटेंशियल रखता है। बट हाउ विल इट बी इम्प्लांटेड? यहाँ पर ईच इलेक्ट्रोड्स जो इंसर्ट किया जाएगा आपके दिमाग में टाइनी थ्रेड्स को यूज करके, रफली वो 5 माइक्रोमीटर्स के साइज में आते हैं, मतलब ह्यूमन हेयर से भी 10 गुना छोटा। और ईच थ्रेड के अंदर 32 इलेक्ट्रोड्स कंसिस्ट करता है। जहाँ तक ब्रेन का सवाल है, वहाँ चीज जितनी छोटी होंगे उतना ही ब्रेन में रिस्क कम होगा। न्यूरालिंक अपना इस सर्जरी के लिए एक रोबोट भी बना चुके हैं जो कि इस सर्जरी को एकदम 100% एक्यूरेसी से करने की उम्मीद रखता है। ये चिप इम्प्लांट होने के बाद सिर्फ ये आपका दिमाग को ही नहीं पढ़ पाएगा, बल्कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी डाउनलोड करके ऐड कर सकेगा आपके दिमाग में। बेसिकली इट्स अ 2-वे स्ट्रीम। और इन सब चीज़ों में सबसे खास बात तो ये है कि ये टोटली वायरलेस है, नो USB पोर्ट्स, नथिंग। टू बी ऑनेस्ट, ये टेक्नोलॉजी का एडवांटेजेस का रेंज लिमिटलेस है और ये ओवर टाइम इम्प्रूव होते रहेगा। खैर, अब आते हैं न्यूरालिंक के डार्क साइड पे। टेक्नोलॉजीज कितनी भी एडवांस हो, कितनी भी अट्रैक्टिव क्यों ना हो, इन्हें बनाने का असल मकसद आम जनता तक कभी भी नहीं पहुंचेगी। वैसे ही न्यूरालिंक को लेके भी कुछ थ्योरीज है जो कि इलॉन मस्क कभी भी मीडिया के सामने नहीं बताएंगे। इस वीडियो के बारे में रिसर्च करने के समय मुझे कुछ और लिंक मिला है न्यूरालिंक कंपनी के साथ। उसके पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ, अगर आप नए हो इस चैनल पे और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस लाते रहता हूँ। अमेरिका ये चाहती है कि 2050 साल तक उनके सोल्जर्स को साइबोर्ग में कन्वर्ट किया जाए, मतलब ऐसा एक सोल्जर जो कि हाफ ह्यूमन हो और हाफ मशीन, पर नॉर्मल ह्यूमन से कई गुना ज़्यादा पावरफुल, इंटेलिजेंट और फास्ट। और ये सब करने के लिए ऑब्वियसली एक रिसर्च टीम की ज़रूरत है और एक कंपनी जो इनके ख्वाब को पूरे कर सके। और अमेरिका का ही एक एजेंसी जिसका नाम है DARPA, जो कि है डिफेंस एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, जो रिस्पॉन्सिबल है डेवलपमेंट ऑफ एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज फॉर मिलिट्री यूज़ के लिए। और हैरानी की बात तो ये है कि ये DARPA ही वो एजेंसी है जिसने न्यूरालिंक को फंड किया था US आर्मी के लिए चिप्स बनाने के लिए। और ये DARPA के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट में जाके आप खुद वेरीफाई कर सकते हो। और जाहिर सी बात है कि गरीब लोग ये फैसिलिटीज़ कभी भी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, सिर्फ ये एलिट्स ही इन्हें अफोर्ड करके अपना फ़ायदे के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये टेक्नोलॉजी मल्टीपल एडवांटेजेस के लिए एक दरवाज़ा खोल दे रहा है, और वैसे ही दूसरे हाथ में ये टेक्नोलॉजी मनुष्य के लिए खतरा ना बन जाए। इलॉन मस्क का तो ये भी मानना है कि उनका चिप जो है वो हमें हेल्प करेगा AI रोबोट्स के इंटेलिजेंस लेवल के साथ मैच करने के लिए। पर ऐसा ना हो जाए कि इस चिप के जरिए AI रोबोट्स ही हमें कंट्रोल करने लग जाए। और अगर ऐसा ना भी हो तो फिर भी एक सिक्योरिटी थ्रेट रह जाता है, जो कि है हैकिंग। दुनिया में इतने सारे एडवांस टेक्नोलॉजीज आने पर भी एक ना एक समय सब हैकिंग के शिकार हुए थे, चाहे वो ट्विटर हो या फिर कोई और चीज़ हो, कितनी भी अच्छी चीज़ हो, कोई भी चीज़ 100% एफिशिएंट नहीं है until it's an ideal machine। और हर चीज़ का एक वल्नरेबिलिटी रहता है। न्यूरालिंक का इस चिप के साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो डायरेक्टली आपका ब्रेन हैक होगा इस बार, जो कि एक फ़ोन हैक होने से कई गुना ज़्यादा फेटल है। एक्सपर्ट्स और रिसर्चर्स का ये मानना है कि न्यूरालिंक का यही टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके हैकर्स लोग इंसानों को कंट्रोल करने की क्षमता रखते हैं। और अगर ऐसा हो जाए सच में, तो जनरल
जनरल पब्लिक को अपने कंट्रोल में रखना इन एलाइट्स के लिए बहुत ईजी हो जाएगा। खैर ये सब तो कुछ थ्योरीज थे जो कि मेरे को रिसर्च करने के समय मिल गया था। वीडियोस में टेक्नोलॉजीज के ब्राइट साइड दिखाने से उनका डार्क साइड कभी भी बदल नहीं जाएगा। आपको तो ये जरूर पता होगा कि पास्ट में हम लोग बंदर से इवॉल्व होकर मनुष्य बने हैं, और अगर आप प्रेजेंट सिनेरियो देखोगे तो हम लोग मनुष्य ही बंदरों के ऊपर डोमिनेट करते हैं। और वैसे ही हो सकता है आने वाले समय में यही एलाइट्स AI के जरिए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के ऊपर डोमिनेट करना शुरू कर दे। So my friend, the future is really weird, you know. So guys, for more such awesome contents like this, make sure to subscribe my channel. You can also support this channel by donating on Patreon. Also don't forget to follow me on Instagram as well as Twitter for updates.